आज हम कक्षा 8वीं का 14वां चैप्टर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पढ़ेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम पीछे के जो क्लासेस में हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है विद्युत धारा और परिपथ। देखिए, विद्युत धारा का क्या मतलब होता है। किसी चालक में आवेशों का जो प्रवाह होता है या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसे हम विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब किसी भी चालक से जो करंट फ्लो करता है उसका अर्थ ये होता है कि उसके अंदर से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, मतलब आवेशों का प्रवाह हो रहा है। जो पदार्थ होते हैं हमारे पास वो दो प्रकार के होते हैं, एक सुचालक कहते हैं, दूसरे वालों को हीन चालक कहते हैं। सुचालक वो पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा बड़ी आसानी से पास हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है, जैसे कि धातुएं। इसी वजह से धातुओं के तार बनाए जाते हैं। वहीं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, जैसे कि सूखी लकड़ी, रबर, प्लास्टिक आदि। इन सबको हम हीन चालक कहते हैं। अब विद्युत धारा को बहने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है, जो रास्ता चालकों द्वारा बना होता है। ऐसा जो रास्ता है उसको हम विद्युत परिपथ या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ये भी हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है। और किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती है, इसकी जांच करने के लिए हम टेस्टर या फिर समपरिचित्र का इस्तेमाल करते हैं। टेस्टर आपने अपने घरों में देखा होगा, स्क्रू ड्राइवर के रूप में भी एक टेस्टर होता है, और हमने छठी क्लास में एक टेस्टर बनाया भी था। हम उस टेस्टर के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। किसी पदार्थ में विद्युत धारा का चालन होता है या नहीं होता है, इसको टेस्ट करने के लिए हम टेस्टर का प्रयोग करते हैं। हमने जो 6th क्लास में जो टेस्टर देखा था वो कुछ ऐसा था। एक सेल होता है, सेल के एक साइड हम एक बल्ब कनेक्ट कर लेते हैं और दो तारों को फ्री कर लेते हैं। अब जिस भी चीज़ को हमने टेस्ट करना है कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं, उस चीज़ को हम उस तार से कनेक्ट करते हैं, और अगर ये बल्ब जो है हमारा दीप्त हो गया, अर्थात बल्ब जलने लग गया, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जो अभी आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में हमने जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसका मेटल वाले पार्ट को हमने टच कराया दोनों तारों से, और हमने देखा कि जो हमारा बल्ब है वो दीप्त हो गया, मतलब बल्ब जलना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ये विद्युत का चालक है। अगर यही सेम एक्टिविटी हम इसके प्लास्टिक वाले हिस्से पर करें, मतलब इस एक तार को यहाँ कनेक्ट कर दो और दूसरे वाले को यहाँ कनेक्ट कर दो, तब हमारा जो बल्ब है वो दीप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा समपरिचित्र या फिर टेस्टर था जो हमने 6th क्लास में इस्तेमाल किया था। इसी का एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में जो ये सिंबल है, ये एक बैटरी का सिंबल है। ये जो चीज़ है इसको हम बल्ब की जगह इस्तेमाल करते हैं, और ये वो दो सिरे फ्री हैं जिनको टच करके हम किसी भी पदार्थ में चेक करते हैं कि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने 6th क्लास में पढ़ी थी। अब हम, क्योंकि इस चैप्टर में हम विद्युत धारा के जो रासायनिक प्रभाव है उसके बारे में समझेंगे, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो द्रव होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, उनसे विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है उसको समझना है हमने सबसे पहले। परंतु जो द्रव होते हैं उनमें जो आवेश होता है उनकी संख्या कम होती है। मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके फ्लो करने से करंट आराम से फ्लो हो जाता है, लेकिन जो द्रव होते हैं उनके अंदर आवेशों की संख्या कम होती है, जिसकी वजह से जो हमारा पुराना टेस्टर है जिसमें हमने बल्ब इस्तेमाल किया था वो कई बार सही से काम नहीं करता है। कारण क्या है, जो एक बल्ब होता है पुराने टाइम पे जो बल्ब इस्तेमाल करते थे, वो बल्ब इस प्रिंसिपल पे काम करता था कि जब उसमें से विद्युत धारा पर्याप्त मात्रा में प्रवाहित होगी तो उसका जो फिलामेंट होता है वो गर्म होगा और गर्म होकर वो रोशनी देगा, इस तरह से वो जलता था। लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में करंट उसमें से नहीं जाएगा तो वो रोशनी नहीं देता है। तो उस चीज़ से निपटने के लिए हमने एक नया टेस्टर बनाया जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। हमने क्या किया, बल्ब के स्थान पर हमने एक दिक्सूचक लगा लिया, कंपास जिसको बोलते हैं, जिससे हम दिशा पता करते हैं। क्योंकि अगर किसी तार के पास अगर मैं कंपास को लेके आऊँ तो उसकी जो सुई होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, मतलब अपनी जगह से हिल जाती है, और अगर थोड़ा सा भी करंट पास होता है तब भी वो सुई अपनी स्थान से हिल जाती है, वहाँ से अपनी जगह को चेंज कर लेती है। इसीलिए हम एक नया टेस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर दिक्सूचक लगा हुआ होता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी करंट फ्लो किया
अगर थोड़ा सा भी करंट फ्लो किया तब भी जो इसकी सुई है वो डिफ्लेक्ट होगी, मतलब अपनी जगह से हिलेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, विद्युत धारा प्रवाहित हुई है। इसका एक और अल्टरनेटिव है, हम अपने पुराने टेस्टर में बल्ब को हटाकर इस तरह के एलईडी जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एलईडी में अगर कम मात्रा में भी विद्युत धारा जाती है, करंट जाता है, तब भी ये दीप्त होते हैं, तब भी जलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो एलईडी होते हैं उनके दो जो तार होते हैं उनमें एक तार लंबा होता है और एक तार छोटा होता है। लंबे वाले तार को हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और जो छोटा तार है उसको हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस चीज़ को ध्यान रख के अगर हम अपना काम करेंगे तो हमारा जो टेस्टर है वो अच्छे से काम करेगा। अगर आप इनको उल्टा कनेक्ट कर देंगे, मतलब छोटे वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, तो आपका ये एलईडी जो है वो काम नहीं करेगा। तो बस एलईडी वाले केस में सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, जो लंबा तार है उसको प्लस से जोड़ना है, जो छोटा तार है उसको माइनस से जोड़ना है, तब हमारा जो एलईडी है वो काम करेगा। अब हमने टेस्टर बना लिया है, तो अब हम चेक करेंगे कि जो दर्व होते हैं उनमें विद्युत का चालन कैसे होता है। देखिए, आपने बहुत अपने जो बड़े लोग होते हैं, अपने माता पिता से कई बार सुना होगा कि किसी गीली चीज़ से जो बिजली के सामान है उसको नहीं छूना चाहिए, या फिर ये भी सुना होगा कि जो बारिश का मौसम होता है उस टाइम पर हमें जो बिजली के खंभे होते हैं उनके आसपास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? इसके पीछे का कारण ये होता है कि जो पानी होता है उसके अंदर कुछ लवण होते हैं, पानी के अंदर कुछ लवण होते हैं जिसके कारण से उसके अंदर विद्युत का चालन होता है, अर्थात पानी में भी जो बिजली है वो पास होती है। ठीक है, पानी में अगर हम नमक, अम्ल या क्षारक डाल दें तो हम उसकी चालकता बढ़ा सकते हैं। असल में होता क्या है, पानी के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो आयनों की वजह से होता है, और नमक या फिर कोई और लवण या फिर अम्ल या क्षारक डालने से उसके अंदर जो आयनों की संख्या है वो बढ़ जाती है, और आयनों की संख्या बढ़ जाने से उसमें से करंट फ्लो होता है। द्रवों से या फिर पानी से करंट फ्लो करने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। हम एक बर्तन में पानी ले लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डाल लेंगे। नींबू का रस जो है एक क्षारक होता है, सॉरी अम्ल होता है। और हमने जो टेस्टर लिया था शुरू में बल्ब वाला, उस टेस्टर को हम इससे अगर चेक करें तो इसमें ये जो बल्ब है वो जलना शुरू कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि इसमें जो करंट है वो फ्लो करता है। लेकिन ध्यान यहाँ पे रखना है कि जो ये दो तार हैं हमारे टेस्टर के, इनको हमें पास पास रखना है। लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप रख सकते हो, क्योंकि आयनों की संख्या कम होने की वजह से कम दूरी में तो वो आसानी से फ्लो कर जाएंगे अगर हमने इस टेस्टर का इस्तेमाल करना है तो। अगर हम नया टेस्टर इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा कंपास वाला टेस्टर है या फिर एलईडी वाला टेस्टर है, तब हम अगर थोड़ा दूर भी करेंगे तब भी वो जल जाएंगे, तब भी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आगे है हमारे पास, क्या आसुत जल में भी विद्युत प्रवाहित होती है? लेकिन इससे पहले सवाल उठता है कि आसुत जल होता क्या है। देखिए, आसुत जल है वो पानी का शुद्धतम रूप होता है, उसके अंदर कोई भी लवण नहीं होते। आसुत जल के अंदर कोई भी लवण नहीं होते, यह जल का शुद्धतम रूप है। इसमें से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अगर मैं अपने किसी भी टेस्टर को, जो मैंने सबसे शुरू में देखा था बल्ब वाला या फिर एलईडी वाला या फिर कंपास वाला, तीनों टेस्टर में अगर किसी भी टेस्टर से चेक करूंगा तो उसमें से करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर लवण नहीं होते, और लवण नहीं होते तो उसके अंदर आयंस नहीं बनते, और अगर आयन नहीं बनते तो बिना आयन के जो पानी जैसी जो चीज़ें होती है, तरल पदार्थ, उनमें से करंट फ्लो नहीं होता। जिस भी चीज़ में आयंस नहीं बनेंगे उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। अर्थात किसी द्रव में विद्युत प्रवाहित होने के लिए उसमें लवण, अम्ल या क्षारक होने जरूरी हैं, क्योंकि आसुत जल में कुछ भी नहीं है, ना लवण है, ना अम्ल है, ना क्षारक है, तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, क्योंकि द्रव में विद्युत प्रवाहित होने के लिए उस द्रव में आयनों का होना अति आवश्यक है। बिना आयनों के पानी या फिर जो तरल पदार्थ होते हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है सुचालक या फिर हीन चालक। आपने कई जगह सुना होगा कि सुचालक और कुचालक बोला जाता है। आमतौर पर हम बोलते हैं कि जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, करंट आराम से चला जाता है, उनको तो हम सुचालक कहते हैं, और जिनसे नहीं जाता है उनको हम कुचालक कह देते हैं। लेकिन कुचालक कहना ठीक नहीं है, उसे हम समझाते हैं कि कैसे कहना ठीक नहीं है।
आपने ये तो सुना होगा कि जो हवा होती है वो कुचालक होती है, हवा के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। परंतु जब आसमानी बिजली गिरती है कहीं, आपने ये भी सुना होगा कि कहीं आसमानी बिजली गिर गई, आसमान से जो बिजली है वो नीचे गिर गई, तो आसमान से बिजली गिरने के लिए नीचे तक कोई तार तो लगा नहीं हुआ, तो वो हवा में से ही होके आती है। ठीक है, तो इस बात से हमें पता चलता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में सभी पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में। इसीलिए हम पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं। पहले तो सुचालक, जैसे कि धातुएं, जिनमें से नॉर्मल कंडीशन में भी बिजली पास हो जाती है, विद्युत पास हो जाती है। और दूसरे को हम हीन चालक कहते हैं। मतलब हीन चालक का अर्थ होता है कि नॉर्मल सिचुएशन में उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे कि हवा या फिर आसुत जल, रबर, प्लास्टिक आदि। लेकिन कुछ विशेष कंडीशन आएगी तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जैसा कि हमने तड़ित या फिर आसमानी बिजली का एग्जाम्पल देखा। इसलिए हम पदार्थों को सुचालक कहते हैं या फिर हीन चालक कहते हैं। हीन चालक मतलब उनकी चालकता कम होती है, उनसे विद्युत धारा प्रवाहित कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। हमने ये तो समझ लिया कि जो द्रव होते हैं, जैसे कि पानी जैसे जो द्रव होते हैं, जिनके अंदर लवण होते हैं या फिर जिनके अंदर आयन होते हैं, उनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन क्या इनसे विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद उस पानी के ऊपर या फिर जो भी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है? उस चीज़ को समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी है, देखिए हमारे पास। इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, हमने पानी लिया, पानी के अंदर जो चालकता उसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नमक घोल दिया और दो जो है रोड उसके अंदर डाल दी। इन रोड को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ा, मतलब ये वाला प्लस इलेक्ट्रोड है, और दूसरे को हमने माइनस से जोड़ा, तो वो हमारा माइनस इलेक्ट्रोड है। जब हमने इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करनी शुरू की, मतलब बैटरी को जब इससे कनेक्ट किया, तो हम देखते हैं कि ये जो रोड हैं, जो इलेक्ट्रोड हैं, इनके आसपास गैस के बुलबुले बन रहे हैं। ठीक है, गैस के बुलबुले बनने का अर्थ क्या होता है? पानी का फॉर्मूला होता है H2O। विद्युत प्रवाहित करने के बाद ये पानी जो है वो टूट जाता है और H2 और O2 दो गैस बनती हैं। यहाँ पर जो H2 गैस होती है वो माइनस वाले टर्मिनल पे बनेगी, और जो O2 या ऑक्सीजन गैस होती है वो प्लस वाले टर्मिनल पे बनती है। तो किसी भी द्रव से जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, आयनों में टूट जाता है या फिर उससे गैस बनना शुरू हो जाती है। इसको हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहते हैं। देखिए, किसी चालक में, ये जो पॉइंट है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया तो नहीं बोल सकते, हम इसको वैद्युत अभिक्रिया बोल सकते हैं, क्योंकि वैद्युत या विद्युत की मदद से ये अभिक्रिया हो रही है। इलेक्ट्रोड के ऊपर बुलबुले बनना, या फिर इलेक्ट्रोड के ऊपर किसी धातु का जम जाना, या फिर जो विलयन, जो सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड को डुबो के रखा है, उसके रंग में परिवर्तन आना, ये सब दिखाते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई अभिक्रिया हो रही है। तो किसी भी द्रव में जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसमें से जब हम ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर वैद्युत अभिक्रिया होती है, जिसके हमारे पास इतने सारे सबूत हैं कि इलेक्ट्रोड पर बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेपण हो सकता है, या फिर विलयन के रंग में परिवर्तन आ सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब एक इसी चीज़ के साथ हमारे पास एक विशेष क्रियाकलाप है, आलू से विद्युत का चालन। आप जैसे कोई एक्टिव स्टूडेंट थे, उन्होंने सोचा कि क्या खाने वाली वस्तुओं से भी विद्युत का चालन होता है? तो उस स्टूडेंट ने क्या किया, जो नया वाला हमारा टेस्टर है जिसमें हम ये कंपास का इस्तेमाल करते हैं, वो वाला टेस्टर लिया और एक आलू को काट के उसके अंदर उसके जो दो तार हैं वो उसने लगा दिए, और उसने पाया कि जो प्लस वाला तार है उसके पास नीले हरे रंग की एक जो है धब्बा सा बन जाता है, लेकिन माइनस वाले जो टर्मिनल है उस पर ये सब चीज़ नहीं होती है। असल में वो देखना तो ये चाह रहा था कि क्या आलू से भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। उसने पाया कि आलू से भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्योंकि जो दिक्सूचक है वो अपनी जगह से हिला था।
परंतु उसने पाया कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पर नीले हरे रंग का धब्बा बन गया। उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ, उसने ये एक्टिविटी फिर से रिपीट की और फिर से रिपीट करने पर भी उसने पाया कि जो प्लस का टर्मिनल है उसके पास नीले या फिर हरे रंग का जो धब्बा है वो बन जाता है। उसने अपने टीचर के साथ इसको डिस्कस किया तो टीचर ने बताया कि जो आलू के अंदर जो स्टार्च होती है वो और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टार्च ब्रेकडाउन होकर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसकी वजह से पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर ये नीले हरे रंग का धब्बा बनता है। अब इस एक्टिविटी से हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई बैटरी है या फिर सेल है मान लो, उसका हमें नहीं पता कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, 2 तार लेके उन दोनों तारों को हम आलू में लगा देंगे और जिस हिस्से पर जो नीले हरे रंग की परत आती है वो हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। ये चीज़ हम समझ सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें अगर बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं पता है किसी बैटरी का, तो हम बड़ी आसानी से इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पर ही ये हरे नीले रंग की परत चढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। आगे है हमारे पास विद्युत लेपन या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो, आपने कई बार सोने जैसे दिखने वाले आभूषण देखे होंगे जो सोने के मुकाबले बहुत सस्ते होते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है सोने चांदी के रंग में, वो सोने के मुकाबले बहुत सस्ते होते हैं लेकिन दिखने में सोने जैसे ही हैं। या फिर आपने जो देसी साइकिल होती है एटलस की, उसका साइकिल का हैंडल देखा होगा, वो बड़ा चमकदार होता है। बाकी की साइकिल नहीं होती लेकिन उसका हैंडल या फिर जो उसके रिम होते हैं साइकिल के, वो बड़े चमकदार होते हैं। होता क्या है, इन सभी धातुओं के ऊपर विद्युत लेपन किया जाता है। अब विद्युत लेपन क्या होता है, बड़ी सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, विद्युत धारा की सहायता से किसी एक धातु या पदार्थ पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। मतलब जो करंट है उसका इस्तेमाल करके हम एक धातु पर दूसरी धातु या फिर एक पदार्थ पर दूसरे धातु की परत चढ़ाते हैं, इसको हम विद्युत लेपन कहते हैं। जो हम आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी खरीदते हैं उनके ऊपर सोने चांदी की असली परत होती है, क्योंकि उसके ऊपर सोने चांदी की सिर्फ परत ही होती है तो वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं। ठीक है, सोने के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। वहीं पर जैसे हमारे घरों में जो पानी की टोटी होती है, नल जो होते हैं जो मेटल के बने हुए होते हैं, या फिर साइकिल का हैंडल या फिर पहियों के रिम, इनके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। नीचे लोहा या स्टील है और उसके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। क्रोमियम की परत क्यों चढ़ाई जाती है? क्रोमियम की परत चढ़ाने से उसके ऊपर जो है जंग नहीं लगता, वो चमकदार रहती है, उसके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं आते क्योंकि स्क्रैचेस को रोकता है क्रोमियम। और अगर उस पूरे पार्ट को हम क्रोमियम से बनाएं तो क्रोमियम एक महंगी धातु है, तो हमारी साइकिल का कॉस्ट या फिर जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं नल या टोटी भी, उसका जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो बढ़ जाएगा। तो क्या किया जाता है, उसके ऊपर सिर्फ क्रोमियम की एक लेयर चढ़ाई जाती है ताकि वो सस्ता भी रहे और उसके ऊपर जंग वगैरह भी ना लगे। तो ये सारा काम विद्युत लेपन द्वारा किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि विद्युत लेपन किया कैसे जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर विद्युत लेपन में विद्युत का इस्तेमाल हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं बैटरी या सेल का इस्तेमाल करेंगे। इसको समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। हम एक बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, उसके अंदर 2 तांबे की प्लेट लटका देते हैं। एक प्लेट को हम पॉजिटिव से जोड़ देते हैं तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, दूसरी प्लेट को हम बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव साइड पे कॉपर की प्लेट है वो टूटना शुरू हो जाती है और वो नेगेटिव साइड पर जमना शुरू हो जाती है। मतलब नेगेटिव साइड पे जो हमने प्लेट लगाई थी उसके ऊपर कॉपर धातु जो है वो चिपकना शुरू हो जाती है और पॉजिटिव वाली साइड से वो टूटना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से विद्युत लेपन किया जाता है। असल में इसके अंदर होता क्या है, जो मेन चीज़ होती है, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4 उसका फॉर्मूला होता है। जैसे ही विद्युत पास होती है इसके अंदर से, Cu जो प्लस आयन है वो अलग हो जाएगा और जो सल्फेट माइनस आयन है वो अलग हो जाता है। अब क्योंकि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो कॉपर प्लस आयन निकला ये जाके नेगेटिव प्लेट के ऊपर चिपकना शुरू हो जाता है और जो SO4 नेगेटिव आयन निकला वो जाके पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके चिपकना शुरू हो जाता है। और क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर
जो कॉपर सल्फेट है वो बना रहता है, उसका कारण क्या है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे जो कॉपर मेटल है वो टूट टूट के उस सॉल्यूशन में मिलती रहती है। इससे पॉजिटिव वाले से वो टूट के कॉपर सल्फेट विलयन में जाएगी और कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर नेगेटिव प्लेट पर जाएगा। इस तरह से विद्युत लेपन होता है। अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। हमारे पास एक चम्मच है, उसके ऊपर हमने चांदी की परत चढ़ानी है। तो जिस भी वस्तु पर हमें परत चढ़ानी है, प्लेटिंग करनी है, उसको हमेशा नेगेटिव साइड से जोड़ते हैं और जिस धातु की परत चढ़ानी है उसको हम पॉजिटिव साइड पे रखते हैं। और हमने इन दोनों को डुबो दिया AgNO3 में। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट बोला जाता है AgNO3 को। तो जैसे ही विद्युत प्रवाहित होती है तो क्या होता है, ये AgNO3 दो पार्टों में बट जाता है। Ag प्लस आयन अलग हो जाता है और NO3 माइनस आयन अलग हो जाता है। क्योंकि ये माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस वाला जो है वो Ag प्लस आयन होता है और NO3 के ऊपर माइनस चार्ज होता है, माइनस। ठीक है, उल्टा बोल गया मैं। Ag प्लस जो है वो माइनस वाली साइड पे जाके अटैच हो जाएगा और जो NO3 है वो प्लस वाली साइड पे अटैच हो जाएगा। तो जो हमारी चम्मच थी, जो नॉर्मल चम्मच थी जिसको हमने नेगेटिव साइड पे जोड़ा था, उसके ऊपर इस चांदी की परत चढ़ जाती है और ये जो चांदी हमने यहाँ पे इस्तेमाल की थी, इससे उतनी ही चांदी टूट के हमारा जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है, उसमें जाके मिल जाती है और इस सॉल्यूशन से जो चांदी है वो इस चम्मच के ऊपर परत के रूप में चढ़ जाती है। तो इस तरह से विद्युत लेपन किया जाता है। तो विद्युत लेपन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, जिस चीज़ के ऊपर परत चढ़ानी है उसको हमेशा माइनस टर्मिनल से जोड़ेंगे। ठीक है, और जिस धातु की परत चढ़ानी है उसको हमेशा प्लस टर्मिनल से जोड़ेंगे। ठीक है, और उनको एक सूटेबल विलयन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर रखा जाएगा और बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा। तब जो माइनस वाली साइड है उसके ऊपर परत चढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह से विद्युत लेपन होता है। आपने अपने आसपास बहुत सारी विद्युत लेपित चीज़ें देखी होंगी, दिखने में ऐसा लगता है कि वो उसी से बनी हुई होती है। जैसे कि जो हेडलाइट के पास ये चमकदार लैंप के ऊपर जो मेटल लगी होती है वो क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। जो साइकिल का जो हैंडल है उसके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। जो बाइक के जो रिम है या फिर जो चमकदार हिस्से आपको दिख रहे हैं उस पर भी क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। बहुत सारे स्टील के ऐसे बर्तन होते हैं जिनके ऊपर चांदी की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, असल में वो चांदी के होते नहीं है, दिखने में चांदी जैसे ही हैं, लेकिन उनके ऊपर चांदी की परत चढ़ाई जाती है। ये सारी की सारी विद्युत लेपित वस्तुएं होती हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी होती है हमारी, जिसपे सोने या चांदी की परत चढ़ाई जाती है। हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, लेकिन ख़त्म करने से पहले वीडियो को एक एक्टिविटी करते हैं हम। यहाँ पर ये एक सिस्टम दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि यहाँ पर नीचे एक लिक्विड है, द्रव है, उसको हम एक पुराना वाला जो हमारा टेस्टर था बल्ब वाला, उससे हमने टेस्ट किया, लेकिन ये बल्ब जो है वो नहीं जला। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं ये आपने बताना है। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप इसको बड़े आसानी से बता पाएंगे। मैं बताता हूँ इसको, आप 1 मिनट वीडियो को रोक के सोच के खुद सोच के बता सकते हैं, नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं बताऊँगा उससे आप मिला सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि जो ये लिक्विड है ये आसुत जल हो। आसुत जल के अंदर लवण नहीं होते, तो इसमें से कोई भी विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो ये हमने जो तार इसके अंदर डुबो के रखे हैं पानी में, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकती है। हमने बताया था पीछे कि नॉर्मल पानी में हम 1 सेंटीमीटर के आसपास ही डिस्टेंस को रखते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में अगर कम आयन भी होंगे तब भी जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो हो जाता है। तो या एक चीज़ ये हो सकती है इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है। दूसरा ये हो सकता है कि इस पानी के अंदर कोई भी अम्ल, क्षारक या लवण नहीं मिलाया गया है जिससे आयनों की संख्या बढ़ जाए। तो करंट फ्लो तो हो रहा है लेकिन हमारा बल्ब नहीं दीप्त हो रहा है। कारण क्या है, हमने बताया था बल्ब दीप्त कब होता है, जब उसमें से सफिशिएंट करंट जाएगा तो उसका जो फिलामेंट है वो गर्म होता है और गर्म होके वो लाइट देता है। तो इसमें अगर इतनी ज़्यादा जो करंट है वो नहीं जाएगा तो ये दीप्त नहीं होगा। और एक सबसे लास्ट कारण ये भी हो सकता है कि हमारा जो बल्ब है उसका फिलामेंट ही टूटा हुआ हो। अगर बल्ब का फिलामेंट टूटा हुआ होगा तो
तो भी हमारा जो परिपथ है वो पूरा नहीं होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा और इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये सारे इसके कारण हो सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। हमने अपने चैनल पर कक्षा 6, 7, 8 की हिंदी मीडियम की जो वीडियोस हैं वो डाली हुई हैं, उन सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।